हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो सेशन के साथ, जिसमें इस बार हम लोग एक नए प्लेलिस्ट को शुरू कर रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को शामिल करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, है ना। जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2011 से शुरू कर रहे हैं और अब तक का जो 2023 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक के अपडेटेड क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। और इससे पहले एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट बन रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देखें। और चूँकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिन लोगों की भी तैयारी अच्छी नहीं है या जो लोग अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको मैं दिखा दूं, हाँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं जितने भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन होता है NTUGC नेट से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड या जितनी प्रकार के PDF वगैरह या किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन होता है, वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ, है ना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा YouTube चैनल है, पहले आप इस सेशन को देख लें। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं है ना। और चूँकि मैंने पहले ही बताया कि प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रखी है NTUGC नेट की, और ये आधुनिक बात की स्टार्ट हो रही है। चूँकि मैं हर वीडियो में इतना नहीं बोलता, हर सेशन के पहले वीडियो में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आपको करना क्या है ना। तो आपको करना ये है कि यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से गहन अध्ययन के रूप में सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में अपने आप को आगे पाते हैं। उसके अलावा आपको NTUGC नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें के साथ चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये सीरीज शुरू हुई है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी, है ना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? तो इसकी जो स्थापना की थी वह की थी महेंद्र लाल सरकार ने। किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने की थी। कब की थी? 1876 में की थी, है ना। कब की थी? 1876 में की थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ हमें मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य, है ना, वो इस तरफ दिए गए हैं और हमें इसमें सही कूट लगाना है। तो आइए हम सही कूट लगाएं। तो आइए कूट लगाते हैं। तो नौरोजी का संबंध किससे है? तो दादा भाई नौरोजी का संबंध है ड्रेन से, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का संबंध किससे? ड्रेन से। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही स्वराज का नारा दिया था, ठीक है। गांधी जी का संबंध है हरिजन से। किससे है? हरिजन से। और पंडित नेहरू जी का संबंध है पंचशील से। पंचशील एक समझौता था, ठीक है। तो हमने जो अभी कूट लगाया है, इस कूट के हिसाब से जो मिलान किया है वह हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का, है ना, व्यापारिक ठिकाना नहीं था, ठीक है ना। व्यापारिक ठिकाना, देखिए क्या पूछा गया? नहीं था। नहीं था पे फोकस किया गया है। तो कौन सा व्यापारिक ठिकाना नहीं था? तो कालीकट जो था वो व्यापारिक ठिकाना था। कोचीन भी व्यापारिक ठिकाना था पुर्तगालियों का, और माहे भी पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। इसके अलावा एक और आता है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ये भी पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यापारिक ठिकाना नहीं था तो वो था बरोच,
बरोज क्या था? व्यापारिक ठिकाना नहीं था, बरोज एक बंदरगाह था। ठीक है ना, बरोज क्या था? बरोज एक बंदरगाह था। ठीक है, अब बरोज कहाँ पड़ता था? तो बरोज स्थित है गुजरात में। ठीक है ना, बरोज कहाँ स्थित है? बरोज गुजरात में स्थित है। लेकिन उसके अलावा कालीकट हो या कोचीन हो या माहे हो या मसूलीपट्टनम हो, ये सारे के सारे पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाने थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? ठीक है, ठीक है ना, तो कौन जो है कि बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? ठीक है, तो बक्सर में जो अंग्रेजी पढ़ाते थे वो थे मीर कासिम। ठीक है ना, कौन पढ़ाते थे? मीर कासिम बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है ना, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ था। ठीक है ना, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। इस एक्ट के तहत हुआ क्या था? तो इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब द्वैध शासन होता क्या है? ठीक है, द्वैध शासन होता क्या है? और सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और उसके अलावा मैं बता दूं ये हाँ, द्वैध शासन होता क्या है? तो द्वैध शासन जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया, यानी कि द्वैध मतलब दो शासन, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसको दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया राजनीतिक मामले और एक बांटा गया व्यापारिक मामले। ठीक है, तो ये हुआ द्वैध शासन में। तो दोहरी शासन आ गई, एक आ गई राजनीतिक मामले और एक आ गए व्यापारिक मामले। तो अब इसके दोहरी शासन में हुआ क्या, तो जो भी राजनीतिक मामला होता था उस पर नियंत्रण होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ठीक है, और जितने भी प्रकार के व्यापारिक मामले होते थे उन पर अधिकार होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अधिकार होता था। ठीक है ना, और ये शासन जो 1784 में शुरू हुई, ये चली कब तक? तो ये चली 1858 तक। ठीक है ना, कब तक चली? 1858 तक चली। अब लोग अपने कॉपी, पेन, नोटबुक लेकर के बैठे, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ उसे ज़रूर नोट करें, है ना, और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें कि आखिर एनटीओ नेट किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछती है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछती है, क्वेश्चंस में क्या गहराई होती है, वो सारी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही किन्हीं के ऑप्शन के थ्रू, किन्हीं के क्वेश्चन के थ्रू आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी, ठीक है, पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? ठीक है, तो सबसे पहले तो कामागाटा मारू क्या है मैं आप लोगों को वो बता दूं। तो कामागाटा मारू जो था ये एक जहाज़ था। ठीक है ना, ये क्या था? ये एक पानी वाला जहाज़ था। ठीक है, और ये जो भिड़ंत हुई, ये कहाँ भिड़ंत हुई थी? पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ। तो ये हुई थी बजबज नामक स्थान पर। बजबज कहाँ पड़ता है? बजबज पड़ता है कलकत्ता में। ठीक है ना, कलकत्ता के समीप है, कलकत्ता के समीप है, कलकत्ता के निकट। ठीक है, यहीं पर। अब इसके पीछे की घटना क्या है? घटना ये है कि 1914 में, ठीक है ना, 1914 में एक बाबा गुरदीप नाम के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, बाबा गुरदीप नाम के व्यक्ति होते हैं। इन्होंने यही कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लिया होता है। ठीक है ना, क्या क्या होता है? जहाज को भाड़े पर लिया होता है। ठीक है, और इसी जहाज को भाड़े पर ले करके इसमें 376 भारतीय को बैठाते हैं। 376 भारतीय नागरिकों को बैठाते हैं। ठीक है, किस लिए?
ये लोग जाते हैं कनाडा, ठीक है ना, कनाडा जा रहे होते हैं जहाज से, ठीक है ना। कहाँ जा रहे होते हैं? कनाडा से। कनाडा में कहाँ? कनाडा के वैंकूवर में, ठीक है ना, कनाडा के वैंकूवर में, ठीक है। लेकिन जब ये जहाज़ पर इतने सारे नागरिकों को लेकर पहुंचते हैं तो कनाडा की सरकार जो होती है इन्हें लेने से इनकार कर देती है, ठीक है ना। कनाडा सरकार क्या करती है? अनुमति नहीं देती है। कनाडा सरकार ने क्या किया? अनुमति नहीं दिया, ठीक है। और अनुमति नहीं दी, उसके साथ क्या किया? जहाज़ को वापस भेज दिया। तो जब जहाज़ वापस आया तो वो इसी कलकत्ता के निकट बजबज नामक बंदरगाह के पास रुका और यहीं पर पंजाबी गदरकारियों का अंग्रेजी सेना के साथ, है ना, यहाँ पर भिड़ंत होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि योजना आयोग अब भंग हो चुका है, ठीक है। योजना आयोग भंग हो चुका है, इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, ठीक है ना। क्या लाया गया है? नीति आयोग को लाया गया है। कब लाया गया है? 2016 में, ठीक है। लेकिन चूंकि बात है कि ये योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है ना। तो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, ठीक है। उस समिति का नाम था आर्थिक नियोजन समिति, ठीक है ना, आर्थिक नियोजन समिति, ठीक है। आर्थिक नियोजन समिति इसका नाम था। और इसी समिति ने सिफारिश की थी, इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च, ठीक है, 1950 को, ठीक है ना, क्या हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और योजना आयोग कैसा आयोग है? सॉरी, कैसी आयोग थी? अब तो ये नहीं है, ये गैर संवैधानिक आयोग थी, ठीक है ना, गैर संवैधानिक आयोग थी, गैर संवैधानिक आयोग। और इसका एक और काम क्या था? ये केवल परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी, है ना, परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी, ठीक है ना, परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, सबसे पहले अभिकथन और कारण आया है। तो जब भी कभी अभिकथन कारण या अभिकथन तर्क आता तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले बीच में क्योंकि लिख लीजिए। क्योंकि लिख लेने से क्या होता है कि अभिकथन और कारण के बीच में संबंध स्थापित करने में आसानी होती है। आइए पढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को तो बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया था। ये बात भी सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को भी बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता को भी उसमें बढ़ावा दिया गया था, ठीक है ना, और उसे आवश्यक भी माना गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन अभिकथन 1 जो है ए बिल्कुल सही है और आर भी बिल्कुल सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है कि ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को, ठीक है ना, ये क्या है, स्रोत ग्रंथ दिए गए हैं आपको नीचे और बोले गए हैं कि इन्हें कालानुक्रम में लगाना है, ठीक है ना। तो आइए हम इन्हें कालानुक्रम में लगाएं। तो सबसे पहले जो है
इसमें मैं बताता भी चलूँगा। सबसे पहले नंबर आता है खजाइन फतूह का, ठीक है ना, खजाइन फतूह का आता है। इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। हाँ ठीक है ना, अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वाक़ियात मुश्ताकी। वाक़ियात मुश्ताकी जो है ये कुल्ला मुश्ताकी ने लिखा था, ठीक है ना, कुल्ला मुश्ताकी, ठीक है, ये इनके द्वारा रचित है। उसके बाद तबकात अकबरी का नंबर आता है, और तबकात अकबरी लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने, ठीक है ना, निज़ामुद्दीन अहमद ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मासीर जहांगीरी। मासीर जहांगीरी को लिखा है ख्वाजा कामगार ने, ठीक है ना, ख्वाजा कामगार ने, ठीक है। और यही इसका अकॉर्डिंग टू काल-ए-मुकर्रम भी है। पहले नंबर पर यही है, दूसरे नंबर पर वाक़ियात मुश्ताकी, है ना, ये जो कि सीरियल वाइज है, यही इसका सही नंबर भी है। आइए देखते हैं हमारा 1 2 3 4 किस किस ऑप्शन में देखने को मिलता है। ये हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो हमें इसका सही अनुक्रम लगाना है, और तो आइए लगाते हैं सही कूट। सही कूट लगाने के लिए हमें इसे डेट वाइज पहले फीड कर लेना होगा, जिससे हमें आसानी हो। तो इसमें जो है कि बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, ठीक है ना, बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। कब हुई थी? 1791 में हुई थी, और 1791 में थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने, ठीक है, जोनाथन डंकन ने, ठीक है। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। सन कितना में हुई थी? 1800 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है ना। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता मदरसा, ठीक है ना, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में, ठीक है, 1781 में। और इसके जो स्थापना करता है ना, वो थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये कब हुई? ये 1784 में हुआ, और इसके जो जनक थे वो थे विलियम जोन्स, ठीक है ना। कौन थे? विलियम जोन्स। तो चूंकि मैंने सबका संस्थापक भी लिख दिया और साथ ही सबके डेट्स भी लिख दिए हैं, तो डेट के हिसाब से आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो आप सही कूट तक आराम से पहुंच सकेंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है। यहाँ भी हमें क्रम लगाना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रम लगाएं। तो सबसे पहला जो यहाँ नंबर होगा वो होगा नील दर्पण का, ठीक है ना, नील दर्पण। नील दर्पण का नंबर है 1 नंबर पे। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था दीनबंधु ने, ठीक है ना। किसने लिखा था? दीनबंधु ने। उसके बाद नंबर आता है आनंद मठ का, ये है 2 नंबर पर, ठीक है ना। इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? वह है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद अंतिम रूप में चौथे नंबर पर गोदान, और इसके रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ मैंने कूट भी सही लगा दिया है और उनके संस्थापक का भी नाम लिख दिया है, तो आप आसानी से अपने सही कूट तक पहुँच सकते हैं, जो कि हमें ढूंढना होगा। इसमें सही कूट कौन सा है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हमें किस में देखने को मिल रहा है? नहीं सॉरी, 1 2 3 4 नहीं, 4 2 4 2
3 1, यानी कि 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस ऑप्शन में है, वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृषकीय आंदोलन, ठीक है ना, यहाँ बात हो रही है कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम इसका सही ऐतिहासिक क्रम लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका सही ऐतिहासिक क्रम लगाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएंगे पावना आंदोलन। ठीक है ना, ये पहले नंबर पे है। और ये आंदोलन कब हुआ था, ये आंदोलन हुआ था 1873 से, ठीक है ना, 1876 तक। ठीक है, और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे ईश्वर चंद्र राय। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र राय। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये कब हुआ, ये हुआ 1917 में, और इसके जो प्रणेता थे वो थे गांधी जी। ठीक है ना, कौन थे, गांधी जी थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है ना, तीसरे नंबर पर, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन थे, इसके प्रणेता थे अली मुसलिसार। ठीक है ना, अली मुसलिसार। ठीक है, उसके बाद अंतिम रूप में चौथा आंदोलन हुआ जो कि एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन कब हुआ, 1921 से 1922 में। ठीक है, 1921 से 1922 में, और इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे, वो थे मदारी पासी। ठीक है ना, वो कौन थे, मदारी पासी। ठीक है, तो अब हमने सही कूट भी लिख दिया है, सही अरेंजमेंट भी लिख दिया है, तो अब आप आसानी से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज का आखिरी सवाल है। और आज के आखिरी सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया। यदि मज़ा आया और आपको लगता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और इसका फ़ायदा आपको पहुंच सकता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन ये आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारी फैमिली भी यूट्यूब की बढ़ेगी, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं, बस केवल हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़े और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह डेली न्यू सेशन लेकर के आऊँ, और आप हमारे इस चैनल से जुड़े, निश्चित रूप से आप अपनी सफलता में एक कदम आगे ही रहेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल। तो आज का आखिरी सवाल है कि इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, ठीक है ना, यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का जो गठन किया गया था वो गया था जोसेफ मेज़नी के द्वारा। ठीक है ना, और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1831 में। ठीक है, 1831 में किया गया था यंग इटली का गठन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का भी योगदान था, विक्टर एम्यूअल का भी योगदान था, और गैरीबाल्डी का भी योगदान था। और गैरीबाल्डी पेशे से जो कि एक नाविक था, है ना, पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, तो इन तीनों का भी इटली के एकीकरण में योगदान है, लेकिन चूंकि सवाल हमारा है कि यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो वो जोसेफ मेज़नी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यही होता है आज का हमारा सेशन कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें बिंदास हिस्ट्री के साथ, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।